गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे कार्यपालिका, है ना। और उस कार्यपालिका में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका अब पूरी हो चुकी है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य की कार्यपालिका। और राज्य की कार्यपालिका में हमको चार सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ऊपर लिखा है राज्य की कार्यपालिका। अब जो राज्य की कार्यपालिका होती है वो चार लोगों से मिलके बनती है। जो सबसे पहला वो है राज्यपाल, है ना। सेकंड आपका है मुख्यमंत्री। थर्ड आपका महाधिवक्ता। और चौथा आपका है जी कि राज्य की मंत्रिपरिषद, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग जो है राज्यपाल को पढ़ेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वह होगी मुख्यमंत्री की। और महाधिवक्ता इसके पहले हम लोग इसकी क्लास हो चुकी है महाधिवक्ता वाली, है ना। तो लास्ट बचेगा आपका मंत्रिपरिषद, मतलब राज्य की मंत्रिपरिषद, तो उसको हम उसके बाद पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्यपाल के बारे में, है ना। और राज्यपाल को देखने से पहले थोड़ा-सा हम ये जान लें कि कार्यपालिका के बारे में क्या बातें किस संविधान में कहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया था कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक। कहाँ पे? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, ठीक है? ये बात। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग अपना शुरू करते हैं राज्यपाल, ठीक। चलिए, देखिए यहाँ पे लिखा है राज्यपाल। अच्छा, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में राज्यपाल में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम राज्यपाल का थोड़ा सा परिचय करेंगे, है ना। उसके बाद उसकी नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद उसकी अहर्ताएँ क्या हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं। उसके बाद फिर शपथ कौन दिलवाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका आएगा कि इनका कार्यकाल क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ और उसके कार्य, ठीक है। और उन शक्तियों में कार्यकारी शक्तियाँ, ठीक है, विधायी शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ, और फिर आपका जुडिशियल पावर मतलब न्यायिक शक्तियाँ। फिर उसके बाद कुछ इनको विवेकाधिकार भी दिए गए हैं, है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं, विवेकाधीन शक्तियाँ। और उसके बाद जिस प्रकार से राष्ट्रपति को कुछ वीटो पावर मिले हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी जो है कुछ वीटो पावर दिए गए हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर आएगा हमारा धन विधेयक से संबंधित कुछ शक्तियाँ हैं, उसको हम लोग जानेंगे। और फिर उसके बाद जो इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जब इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे फिर हम कहेंगे कि अब ये जो हमारा चैप्टर है वह पूरा होता है, ठीक। तो आइए, जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्यपाल के परिचय के बारे में, ठीक। चलिए, तो राज्यपाल के बारे में क्या चीज़ें हैं भाई। देखो यहाँ जो पहला पॉइंट लिखा है कि केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह से राज्यों में भी जो राज्य का प्रमुख होगा वो कौन होगा, राज्यपाल होगा। तथा जो शासन का प्रमुख होगा उसे क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री बोलेंगे, ठीक। दूसरी बात यह है कि जो राज्यपाल होगा वो राज्य के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। जैसे वहाँ पर केंद्र में क्या होता था कि केंद्र में जो है जो राष्ट्रपति होता था वो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही काम करता था, ठीक है। या जो उनकी मंत्रिपरिषद थी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उनकी जो राय होती थी उसके हिसाब से काम करता था। तो उसी प्रकार से जो राज्य का राज्यपाल होगा वह भी जो है मुख्यमंत्री के सलाह पर काम करेगा, ठीक। और जो उनकी मंत्रिपरिषद की जो भी बातें होंगी उसके अनुसार काम करेगा। चलिए, सेकंड हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो यही है कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक। दूसरा ये है, अच्छा देखिए कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद कौन सा, 155। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ना। सेकंड आपका ये है कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। जैसे मान लीजिए जो हमारा देश है भारत, उसमें 29 राज्य है ना। हर राज्य में अपना एक क्या होगा, मुख्यमंत्री, सॉरी मुख्यमंत्री तो होगा ही, हर राज्य में अपना एक होगा राज्यपाल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका राष्ट्रपति है, तो और यहाँ पे आपके ये इतने सारे क्या होंगे, राज्यपाल होंगे, जितने राज्य उस प्रकार से, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये जो राष्ट्रपति होगा इसका जो है प्रतिनिधित्व कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। तो यही बात लिखी गई है कि राज्यपाल जो है राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में भी कार्य करता है, ठीक। तीसरी बात यह है कि संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसमें कोई
संशय की बात नहीं है कि एक व्यक्ति एक राज्य एक ही व्यक्ति जो है 2 राज्यों में काम नहीं कर सकता, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, ठीक है? और पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 154 एक में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं व या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है? जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में निहित होगी? राज्य की कार्यपालिका की, वो होगी राज्यपाल में निहित होगी और राज्यपाल स्वयं और अपने जो अधीनस्थ हैं इन सबके साथ मिल करके राज्य का कार्यभार देखेगा, ठीक है? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं इसकी जो अहर्ताएँ हैं, क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं राज्यपाल बनने की। तो अनुच्छेद 157 और 58 के अंतर्गत वह व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जो सबसे पहली बात ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो ही आप राज्यपाल बन पाएँगे, ठीक? दूसरी बात ये कि उसकी जो उम्र है, वो 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। तीसरी बात यह है कि किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद ना धारण करता हो, ठीक? और चौथी बात यह है कि वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है? सदस्य नहीं होना चाहिए। यद्यपि ऐसा है, तो राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसकी जो जो संसद अथवा विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है? भाई आप एक ही काम कर पाएँगे ना, चाहे आप वहाँ के मेंबर होइए किसी संसद के या विधानसभा के, अदरवाइज़ आप जो है राज्यपाल ही रह लीजिए, एक ही काम कर पाएँगे, ठीक? तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट आपका है शपथ। शपथ के बारे में क्या है भाई? कि संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेनी होगी। मतलब कि जो राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है, वही जो है उस राज्य का के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो जो है राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाएगा, ठीक है? तो राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित क्या बातें हैं? जो पहला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। फिर देखिए एक बात, बहुत स्पष्ट रूप से जानिए, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसादों पर्यंत कौन-कौन से लोग कार्यभार अपना ग्रहण करते हैं या उस पद पे बने रहते हैं। तो इसकी एक लिस्ट हमने उस दिन आपको बताई थी, 9 लोगों के बारे में बताया था, तो उसमें एक राज्यपाल भी हैं, ठीक है? इसको जानते रहिएगा कि राष्ट्रपति के प्रसादोपर्यंत राज्यपाल जो है अपने पद पे बना रह सकता है, ठीक? दूसरा ये है कि सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, किंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर के सेवा मुक्ति ले सकता है। मतलब राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर के सेवा मुक्ति, मतलब राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है? और कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? सामान्य तौर पे 5 वर्षों का, और अगर इससे पहले भी चाहे तो वो त्यागपत्र दे सकता है, ठीक? तीसरी बात ये है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त भी कर सकता है, ठीक है? कोई बाध्यता नहीं कि एक ही बार आप आए, आप दोबारा भी जो है पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं। कार्यकाल समाप्ति के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। जब तक कोई नया राज्यपाल नहीं आ जाता, तब तक जो पुराना राज्यपाल है वो अपने पद पे बना रहेगा, ठीक? नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ एवं उसके कार्य। देखो पहला क्या है कि राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह ही व्यापक शक्तियाँ रखता है। जिस तरह राष्ट्र का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, उसी तरह से राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। नंबर 2, परंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ नहीं प्राप्त हैं। बाकी शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन ये जो 3 शक्तियाँ हैं ये नहीं प्राप्त हैं। जैसे कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, सैन्य वाली शक्तियाँ हैं और आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ठीक? चलिए, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं इनकी जो शक्तियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं। जैसे देखो इनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, मतलब कार्यकारी शक्तियाँ हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं, ठीक? दूसरा यह कि राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिकीय शक्ति मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति है, ठीक? मतलब जो राज्यपाल का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और उनसे जो संबंधित मंत्रीगण हैं या जो उनके मंत्रिपरिषद है उनके सदस्यों की नियुक्ति करना, ठीक है?
तीसरा देखिए लाल किया हमने तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा ये कहा जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य के महाधिवक्ता स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष और सदस्य राज्य के महाधिवक्ता राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य वित्त आयोग तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, ये चीज। परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती बल्कि राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होगा और जो उसके सदस्य होंगे अगर उनको हटाना होगा तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 5 की बात करते हैं। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। ऐसे में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विकास राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका है, आगे देखते हैं विधायी शक्तियां, है ना। चलो भाई, विधायी शक्तियों के बारे में क्या चीज़ें हैं, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं उसको जान लेते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 कि राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। यदि राज्यपाल को समाधान हो जाए कि उक्त समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, और ये जो है अनुच्छेद 333 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 333 ये कहता है कि अगर कोई आंग्ल भारतीय है और उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व राज्य में नहीं है तो राज्यपाल क्या करेगा? उसके एक सदस्य को, एक मेंबर को जो है राज्यपाल में राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। यदि विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है, तो राज्यपाल विधान परिषद मतलब उच्च सदन के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है राज्यों में, द्विसदनात्मक का मतलब क्या है? एक हमारा होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो जो विधानसभा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम निम्न सदन बोलते हैं, और जो विधान परिषद होता है उसे क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। तो वही लिखा गया है कि जहाँ पे 2 सदनीय व्यवस्था है वहाँ पर राज्यपाल क्या करेगा? जो विधान परिषद है, उच्च सदन है, उसके कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय ले लिया हो, मान लीजिए कोई मंत्री है और वो चाहता है कि हम ये काम करेंगे, ठीक है, और मंत्रिपरिषद ने उस विषय पर संज्ञान ना लिया हो, तब राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट बात है वो है पॉइंट नंबर 4। इसमें लिखा गया है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत तथा सत्रावसान और विघटित कर सकता है। विधानसभा का जो सत्र होता है उसको बुलाने का काम, ठीक है, और उसे समाप्त करने का काम, और साथ में विघटित करने का भी काम कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करे, आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल में सदस्य भी भेज सकता है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 6 ये है कि कोई भी विधेयक तभी अधिसूचित या कानून बनता है जब उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएं। ठीक है, अगर अगर विधानमंडल में, चाहे वो विधानसभा से आए चाहे विधान परिषद से आए, अगर किसी को कानून बनाना है तो जब तक उस पर राज्यपाल की साइन नहीं हो जाती है तब तक वह कानून नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। तो राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित भी कर सकता है। ठीक है, ये उसको पावर है, और अभी यही पावर हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में अभी आगे जानेंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, और इसमें देखते हैं कि राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। पॉइंट नंबर 9 है कि विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से ही आरंभ होता है। और पॉइंट नंबर 10 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति को जो शक्ति दी गई है वो किससे दी गई है? 123 से दी गई है। उसी प्रकार से 213 से दी गई है किसको? राज्यपाल को। क्या करने की? अध्यादेश जारी करने की। और यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के पश्चात लागू
नहीं की नहीं रहता, ठीक है। ये बात लिखी गई है। अगर यह जो अध्यादेश है वह विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं रहता। मतलब अगर कोई मंडल हमारा जो है अपने सभी मंत्रियों के साथ अपना कार्य प्रारंभ कर दे, तो जब प्रारंभ कर देगा तो अधिकतम 6 सप्ताह मतलब 1.5 माह तक, अधिकतम 1.5 माह तक ही जो अध्यादेश वह रहेगा और उसके बाद वह स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो कौन सी है, 213 है, और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितनी है, 123 है। यहाँ पे देखो 1 2 3 है और फिर 2 के बाद अब की बात दो को कर दो पहले और उसके बाद एक आ जाएगा यहाँ पे और फिर 3 वहीं रहेगा, तो 213, ठीक। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वित्तीय शक्तियों के बारे में। बताओ भाई, वित्तीय शक्तियों के बारे में क्या चीज़ें हैं। देखो, इसमें जो पहला पॉइंट है कि राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए, ठीक। दूसरा ये कि राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है। उनसे एक बार जो है सहमति ले लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है। मतलब क्या कर सकता है, जैसे एडवांस नहीं होता है, एडवांस लेना होता है, वही चीज़ ले सकता है, ठीक। पॉइंट नंबर 4 ये है कि राज्यपाल पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। यह जानते रहिए, वित्त आयोग का जो गठन होता है वो कितने सालों पे होता है, 5 वर्षों पे होता है, ठीक है। और अगर राज्य की बात होगी तो कौन करेगा, उसका गठन राज्यपाल करेगा, ठीक है। ये बात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसकी जो न्यायिक शक्तियां हैं। पहला ये है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। वहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं क्षमादान को लेकर के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो न्यायिक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर जो राज्यपाल को यहाँ पे कुछ सीमित शक्तियाँ दी गई हैं, और जो उसमें भी है उसमें राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन पे अगर क्षमादान की बात होती है तो ही जो है राज्यपाल उसको क्षमादान दे सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है या दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। देखिए, लेकिन उसको पूर्णतः जैसे राष्ट्रपति के पास एक पावर है कि वो जो है उनके मृत्युदंड को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, लेकिन ये बात ये राज्यपाल के हाथ में नहीं है। राज्यपाल के हाथ में सिर्फ इतना है कि वह जो दंड है उसको वो चेंज कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, ठीक है, उसको कम कर सकता है या उसका जो स्वरूप है उसको बदल सकता है, बस यही कर सकता है, लेकिन पूर्णतः माफ नहीं कर सकता, ठीक। चलिए, अब देखिए यहाँ पर उसको हमने थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके लिख दिया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमा दान की जो शक्ति है उसमें मुख्यतः दो अंतर हैं। पहला कौन सा अंतर है कि राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह पूर्ण क्षमा मतलब पूरी तरीके से क्षमा या पूर्ण माफ नहीं कर सकता, ठीक है। देखो, राज्यपाल क्या करेगा, मृत्युदंड को वो क्या कर सकता है, आजीवन कारावास में तब्दील कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन पूरी तरीके से जो राष्ट्रपति को शक्ति मिली है कि माफ करने की, वो चीज राज्यपाल के पास नहीं है ना। और दूसरा ये है कि राज्यपाल जो है सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को कुछ मदद नहीं कर सकता। अगर किसी को सैन्य न्यायालय से कोई दंड दे दिया गया है तो उस संदर्भ में राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, उस संदर्भ में सिर्फ राष्ट्रपति को ही पावर है उसकी सजा को चेंज करने का, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ भी कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखो भाई, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। यह देखिए राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के साथ विचार करके जो जिला न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है, उनका स्थानांतरण कर सकता है और उनको प्रोन्नत कर सकता है, ठीक है, ये चीज़। तीसरी बात यह है कि राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। राज्य न्यायिक आयोग से जो भी लोग जुड़े होते हैं उनकी नियुक्ति भी करता है। इस संदर्भ में राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार भी करता है। राज्यपाल किससे विचार करेगा, राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है, ठीक, ये चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विवेकाधीन शक्तियाँ, है ना।
इनको कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवेकाधीन शक्तियाँ बोलते हैं, ठीक। इसमें देखिए जो पहला है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करवा सकते हैं, ठीक। दूसरा यह है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। और राष्ट्रपति की सिफारिश कब होती है? जब आपकी संवैधानिक विफलता के आधार पर होता है। मतलब अगर मुख्यमंत्री उस स्थिति में नहीं है कि राज्य का संचालन सही ढंग से हो पाए, तो उस स्थिति में जो है या बहुत क्या कहते हैं झगड़े की स्थिति आ जाए या आंतरिक विद्रोह की स्थिति आ जाए, तो उस स्थिति में जो है अगर राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि हमारे राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तीसरी बात यह है कि राज्य के विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना। चौथा यह है कि विधानसभा चुनाव के पश्चात जब कोई दल पूर्ण बहुमत में नहीं आता है, उस स्थिति में अपेक्षित बहुमत प्राप्त दल के नेता का चयन करना, ठीक है। पांचवा यह है कि मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित कर देना, ठीक है। और छठी बात यह है कि कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के मामले में। महाराष्ट्र के मामले में क्या है, वहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं जैसे विदर्भ और मराठवाड़ा, इसके लिए जो पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, ये किसका काम है, वहाँ के राज्यपाल का। और गुजरात में एक जगह है सौराष्ट्र और कच्छ, कच्छ और सौराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, ठीक है। यह भी जो है राज्यपाल का ही कार्य है, ठीक। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट कि राज्यपाल को जो वीटो शक्ति दी गई है, ठीक है, राज्यपाल को कुछ वीटो पावर्स भी दी गई हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन इसमें एक बात देख लीजिए कि राज्यपाल की जो वीटो पावर है वो सामान्य विधेयकों से संबंधित है, ठीक है। चलिए पहला इसमें कहा जा रहा है कि जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। देखिए पहला ये है कि विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, अथवा दूसरा यह है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख ले। तीसरा यह है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज दे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि विधानमंडल द्वारा विधेयक में संशोधन करके अथवा बिना संशोधन करके पुनः राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। जो बात वहाँ पे कही गई थी संसद में, वही बात देखिए यहाँ पर भी कही जा रही है कि जब कोई सामान्य विधेयक राज्यपाल के पास आता है, तो उस संदर्भ में राज्यपाल 3 काम कर सकता है। या तो उस पर अपनी स्वीकृति दे देगा, अदरवाइज वो अपनी जो स्वीकृति है उसको सुरक्षित रख लेगा। अदरवाइज जो तीसरा है कि उसको जो है वह पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज दें। और विधानमंडल ने क्या किया कि अगर दोबारा उस पे संशोधन करके अथवा बिना संशोधन के उसने राज्यपाल के पास पुनः भेज दिया, तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल होगा वह जो है अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, ठीक। ये चीज चौथी बात यह है कि राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, जैसे विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक राज्यपाल के पास जाता है जो संविधान के उपबंधों के खिलाफ हो, उसके विरुद्ध हो, तब वो क्या करेगा, तब वो राष्ट्रपति के लिए जो है प्रस्ताव आगे बढ़ा देगा कि राष्ट्रपति साहब इसको अब आप देखिए अपने हिसाब से, ठीक। दूसरा यह है कि अगर कोई विधेयक राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो। तीसरा है कि देश हित के विरुद्ध हो। और चौथा है कि राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 का के उपबंधों से संबंधित हो। और पांचवा ये है कि उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। तो अगर इन पांचों में से कोई ऐसी स्थिति आती है और इस प्रकार का कोई विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचता है, तो वह जो है राज्यपाल अपने जो उनका जो सीनियर है राष्ट्रपति, उनके पास इस प्रस्ताव को भेज करके सुरक्षित रखवा सकता है, ताकि देश हित में कोई अड़चन ना आने पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं धन विधेयक से संबंधित कुछ बातें हैं। जब कोई वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, ठीक है। पहला कि विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे। दूसरा अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। और तीसरा है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित
करवा सकता है। अभी जो आपने ऊपर देखा ये सामान्य विधेयकों की बात थी, जो अभी तक आप देख रहे थे, है ना? राज्यपाल की जो वीटो पावर थी। और जो अब आप देख रहे हैं वो है धन विधेयक के रूप में। तो धन विधेयक में वो क्या कर सकता है? अपनी स्वीकृति, सहमति प्रदान कर सकता है, या फिर उसे वो रोक सकता है, अथवा वो राष्ट्रपति के पास विचारार्थ सुरक्षित करवा सकता है। ठीक? तो ये कुछ बातें जो है थी। अब लास्ट आज का देख रहे हैं हम लोग इस क्लास का, उसमें लिखा हुआ कि राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, और उसको देख लेते हैं कि अनुच्छेद यहाँ पे लिखा और यहाँ पे विषय वस्तु लिखी है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 153 है, 54, 158, 4 है, 160 है, 61, इस प्रकार से नीचे लिखा गया है। तो एक बार मैं इसको पढ़ भी दे रहा हूँ। 153 में क्या लिखा है भाई? राज्यों के राज्यपाल होंगे। ठीक? 154 में लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी। ठीक? तीसरी बात यह है कि 158(4) में कहा जा रहा है कि राज्य की उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, है ना? चौथा है कि 160, अनुच्छेद 160, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों के बारे में बताया गया है। 161 कह रहा है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लवकरण की राज्यपाल की शक्ति होगी। 163 में कहा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। और अनुच्छेद 200 कह रहा है कि विधेयक पर अनुमति देना, रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। 201 कह रहा है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या रोक लगाना। 213 कहा जा रहा है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिएगा, है ना? इसको लिख लीजिए, मोस्ट आईएमपी, है ना? 213 कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 233 के बारे में है कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और 361(2) में कहा जा रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब तक राज्यपाल अपने पद पर है तब तक जो है किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ कोई मुकदमा या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक? ये कुछ बातें जो है राज्यपाल के संदर्भ में हमने पढ़ी हैं। ठीक? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है वह पूरा होता है। अब सिर्फ ये बचा है कि राज्यपाल से संबंधित जितने भी अभी तक के पीवाईक्यू आए हैं पिछले 30 वर्षों में, तो उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। अब चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे वो बीओ का हो, चाहे लोअर पीसीएस का हो, मतलब जितने भी अच्छे पोस्ट हैं, या जो लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है, या जो राज्य लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज है, उसमें जहाँ भी इस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं उसको सिर्फ हमें करना होगा। ठीक है? तो उसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में, है ना? धन्यवाद।